चैप्टर में आ जाएं आप पेज 33 पे, चैप्टर में पेज 33। बल्कि 34 पे आए, पेज 34। पेज 34 पे आखिर में एक बॉक्स बना हुआ है छोटे बड़े फॉन्ट साइज का, बोल्ड बोल्ड करके एग्जाम्पल जॉइंट कंट्रोल लिखा हुआ है। ये बॉक्स पढ़ लेना, अगले पेज पे नहीं जाना, सिर्फ यही ये जॉइंट कंट्रोल की एग्जाम्पल वाला एक बॉक्स है, सिर्फ ये बॉक्स पढ़ लें। जी पढ़ लिया। अच्छा, सिनेरियो 1 का मतलब ये है, आप समझे कोई कंपनी है, कोई कंपनी, उस कंपनी में 3 ओनर हैं, ए, बी और सी। सिनेरियो 1 तीनों ने आपस में तय किया हुआ है कि जो भी फैसला होगा तीनों मुत्तफिक होंगे, यूनानिमस कंसेंट ऑफ ए, बी एंड सी। सिनेरियो 1। अब बेशक ए की ओनरशिप 50% है, लेकिन हर फैसले में तीनों मुत्तफिक होंगे तो बात आगे बढ़ेगी, तीनों मुत्तफिक नहीं होंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी किसकी मर्जी चल रही है सिनेरियो 1 में? तीनों की। इसको कहते हैं जॉइंट कंट्रोल, क्योंकि जिसकी मर्जी चलती है उसका कंट्रोल होता है। क्योंकि तीनों की मर्जी चलेगी, तीनों के बगैर किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी, तो ये जॉइंट कंट्रोल कहलाता है। तो सिनेरियो 1 में तीनों का जॉइंट कंट्रोल है। सिनेरियो 2, 3 ओनर्स हैं, ए के पास 50% है, बी के पास 30% है और सी के पास 20% है। क्या तय है इनमें आपस में कि जो भी फैसला हुआ 75% वोटिंग राइट्स जिसके पास हुए उनका फैसला मान लिया जाएगा। किसकी मर्जी चलेगी? ए एंड बी की। सी कुछ नहीं कर सकता बीच में। अच्छा, बी स्किप हो सकता है बीच में से, यानी ए और सी मिलकर कर लें, क्यों? वो 70 बन रहा है, तो ए एंड बी दोनों की मर्जी चलेगी, सी बीच में नहीं कर सकता कुछ, तो ये भी जॉइंट कंट्रोल है और ए और बी का जॉइंट कंट्रोल है। अब देखिए, जॉइंट कंट्रोल से ध्यान में आता है कि शायद दोनों 50-50% है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जॉइंट कंट्रोल होता है जिसमें एक से ज्यादा पार्टीज की मर्जी चलती है। शेयर होल्डिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मर्जी सबकी चलनी है, सब मानेंगे तो फिर फैसला होगा, तो इसलिए यह कहलाता है जॉइंट कंट्रोल। तीसरे सिनेरियो में ए और बी मिलकर मर्जी चला सकते हैं, लेकिन बी बीच में से गायब भी हो सकता है, ए और सी भी मिल सकते हैं। यानी बी का हमेशा मानना जरूरी होगा? नहीं। सी का हमेशा मानना जरूरी होगा? नहीं। तो ए कभी बी को साथ मिला सकता है, कभी सी को साथ मिला सकता है, तो कोई डेफिनेटिव नहीं है कि इन दो का कंट्रोल है। तो सी में जॉइंट कंट्रोल नहीं है, तो अकेले ए का कंट्रोल है? नहीं, ए का भी नहीं है, उसको किसी को साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो किसी है वो कोई एक होना जरूरी नहीं है, वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ए एंड बी का जॉइंट कंट्रोल है या ए एंड सी का जॉइंट कंट्रोल है। तो सिनेरियो 3 में किसी का जॉइंट कंट्रोल नहीं है। जॉइंट कंट्रोल वाली बात समझ आई? चलें इस चैप्टर के शुरू पे आ जाए, मतलब पिछले पेज पे आ जाए, पेज 33। जॉइंट अरेंजमेंट ऐसी पार्टनरशिप को कहते हैं जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज का जॉइंट कंट्रोल है, उस पार्टनरशिप को जॉइंट अरेंजमेंट कहते हैं। ये IFRS 11 है। जॉइंट अरेंजमेंट वो है जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज का जॉइंट कंट्रोल हो। जैसे अभी जो एग्जांपल की, उसमें सिनेरियो 1 भी जॉइंट अरेंजमेंट है, सिनेरियो 2 भी जॉइंट अरेंजमेंट है, सिनेरियो 3 जॉइंट अरेंजमेंट नहीं है। तो जॉइंट अरेंजमेंट वो पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा पार्टीज की मर्जी चलनी है, इसलिए मैं पार्टनरशिप कह रहा हूं। इसकी लीगल शक्ल फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, लीगल शक्ल कुछ भी हो सकती है, जस्ट एक एग्रीमेंट भी हो सकता है। यानी कंपनी ए, कंपनी बी एक हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो एग्रीमेंट जॉइंट अरेंजमेंट हो सकता है। यानी जॉइंट अरेंजमेंट जरूरी नहीं कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हो। ये बात मुझे मजा नहीं है, मैं सही समझा नहीं सका। पेरेंट सब्सिडरी अलग अलग कंपनी होती हैं, पेरेंट सब्सिडरी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, सब्सिडरी एक अलग लीगल एंटिटी है। जॉइंट अरेंजमेंट का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी नहीं है। दो कंपनीज आपस में सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं, वो एग्रीमेंट जॉइंट अरेंजमेंट होगा, वो ट्रांजैक्शन जॉइंट अरेंजमेंट होगी।
तो ज्वाइंट अरेंजमेंट एक सेपरेट बनाई हुई लीगल एंटिटी भी हो सकती है और जस्ट एक एग्रीमेंट, एक प्रोजेक्ट बेस्ड एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है। ज्वाइंट अरेंजमेंट या तो ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं या ज्वाइंट वेंचर होता है। कंपनी ए, कंपनी बी, इन्होंने मिलके एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट्स भी बनाने हैं और हाउसेस भी बनाने हैं। इन दोनों ने आपस में मिलकर तय किया कि इस प्रोजेक्ट के ये एसेट्स मेरे हैं, ये एसेट्स मेरे हैं। यानी हो सकता है ए कहे कि फ्लैट्स मेरी मर्जी, मेरा डिजाइन, सेल्स मेरी, प्रॉफिट्स मेरे। ये कहे कि हाउसेस मैं अपने जिम्मे लेता हूं, उसके प्रॉफिट्स, उसके एसेट्स, रेवेन्यू सब मेरे। तो इन दोनों ने आपस में एक ज्वाइंट अरेंजमेंट बनाया, लेकिन अपना हक उस अरेंजमेंट पे नहीं जिता रहे, उस अरेंजमेंट के एसेट्स पे जिता रहे। यानी इस अरेंजमेंट के एसेट्स, लायबिलिटीज आपस में बांट रहे हैं, इनकम एक्सपेंसेस बांट रहे हैं। ये है ज्वाइंट ऑपरेशंस। ज्वाइंट वेंचर ये है कि कंपनी ए, कंपनी बी, इन्होंने मिलकर एक कंपनी सी बनाई। 50% इसकी शेयर होल्डिंग है, 50% इसकी शेयर होल्डिंग है। लाजमी 50% होना जरूरी है? नहीं, ज्वाइंट कंट्रोल होना जरूरी है। अब इस कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस वो इस कंपनी सी के हैं। इनका इसकी शेयर होल्डिंग में हक है, एसेट्स में हक नहीं है। जैसे बी एस की शेयर होल्डिंग का ओनर होता है कि उसके एसेट्स का ओनर होता है? शेयर होल्डिंग का ओनर होता है। ये ज्वाइंट वेंचर है। यानी जो ज्वाइंट अरेंजमेंट बनाया गया है, अगर ये दोनों उस ज्वाइंट अरेंजमेंट की इक्विटी के मालिक हैं तो वो ज्वाइंट वेंचर है, और अगर उस अरेंजमेंट के एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस के अलग अलग मालिक हैं तो ये ज्वाइंट ऑपरेशंस है। ये दोनों लीगली इस प्रोजेक्ट को एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी रख सकते हैं, कोई सेपरेट कंपनी का भी नाम दे सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि सेपरेट कंपनी हो। हाउसिंग प्रोजेक्ट जरूरी नहीं कि एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो या एक सेपरेट पार्टनरशिप के तौर पर, यानी जरूरी नहीं है कि इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी का नाम दिया जाए। ये जस्ट एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर के लिए जरूरी है कि ये जो ज्वाइंट अरेंजमेंट है इसको एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिले, चाहे वो कंपनी का हो चाहे पार्टनरशिप का हो। ज्वाइंट अरेंजमेंट सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो लीगल मसला है। इन दोनों पार्टीज का कंट्रोल किस पे है? अलग अलग आइडेंटिफाइड एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस पे। लेकिन ज्वाइंट वेंचर में इस अरेंजमेंट का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी है, और इन दोनों पार्टीज का कंट्रोल, ओनरशिप एसेट्स पे नहीं है, शेयर होल्डिंग पे। ये दोनों कहलाते हैं ज्वाइंट ऑपरेटर और ये दोनों कहलाते हैं ज्वाइंट वेंचरर। यानी ये जो पार्टीज हैं इनको वेंचरर और इनको ऑपरेटर कहते हैं। ये पेज 33 सारा पढ़ लें, पेज 33 सारा पढ़ लें और पेज 34 भी सारा पढ़ लें। पेज 33, 34 सारा पढ़ लें।
जॉइंट वेंचर में थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है। जी, यानी जॉइंट ऑपरेशंस सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जॉइंट वेंचर लाजमी सेपरेट एंटिटी ही होगी, मतलब इस पर क्या सेपरेट व्हीकल का मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी। ये 34 पे देखना, ये लिखा हुआ है। जी, पेज 33 34। जॉइंट अरेंजमेंट है ही वो जिसमें पार्टीज का जॉइंट कंट्रोल है। अगर जॉइंट कंट्रोल नहीं है तो फिर वो जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में सिनेरियो 3 जॉइंट अरेंजमेंट नहीं है। जी, पेज 33 34। अच्छा, अब आप आए पेज 37 पे। पेज 37। जॉइंट वेंचर के केस में ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मोस्ट प्रोबेबली कंपनी, और इन दोनों का इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है।
तो इनकी बुक्स में भी, यानी इनकी अपनी अपनी बुक्स में भी, और अगर ये कोई पेरेंट है कोई और वो अपनी सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेशन कर रहा है तो ग्रुप में भी, दोबारा, अगर ये जॉइंट वेंचर है कंपनी सी और इनमें से कोई एक पेरेंट भी है, किसका, किसी सब्सिडरी का, तो वो उस सब्सिडरी के साथ मिला के ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा, तो उसमें भी और इनकी अपनी अपनी सेपरेट में भी इसमें इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड पे शो होगी, ऐसे जैसे एसोसिएट में सीखा है। यानी कंपनी ए और कंपनी बी अपनी अपनी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन सी के लिए इक्विटी मेथड लगा रहे होंगे। तो वो जो इक्विटी मेथड आपको मैंने कल पढ़ाया है ना, उस IAS 28 का नाम ही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है। तो वो जो इक्विटी मेथड सीखा है वो एसोसिएट्स के लिए भी है, जॉइंट वेंचर के लिए भी है। तो ये दोनों अपनी अपनी बुक्स में भी, और अगर इनमें से कोई पेरेंट है और वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट इन सी को इक्विटी मेथड पे शो करेंगे। ये 37 के मिड ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है सारा। जॉइंट वेंचर की हेडिंग में 2 पैराग्राफ भी, और जो नीचे डब्बा बना के लिखा है उसमें भी। खैर एक बात और समझ लें, इन दोनों का जॉइंट कंट्रोल है, इसका नहीं है। जैसे सिनेरियो 2 में था, सिनेरियो 2 में इन दोनों का जॉइंट कंट्रोल था, इसका नहीं था। तो जिनका जॉइंट कंट्रोल है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड पे शो करेंगे, और जिसका जॉइंट कंट्रोल नहीं है वो सादी इन्वेस्टमेंट IFRS 9 पे शो करेगा। ये लिखा हुआ, ये पेज 37 पे, ये जॉइंट वेंचर की हेडिंग के नीचे सारा कुछ पढ़ ले, जो भी 2-3 पैराग्राफ है। ये मैंने ना एक अदर इश्यूज करके एक सेट बनाया हुआ है, तो उसमें कुछ चीजें लिखी हैं कि किस किस पे ये मेथड लगाना है, किसने नहीं लगाना है। वो अदर इश्यूज में इस तरह की छोटी मोटी चीजें समेटी हैं। $50, $40, $10 ये दोनों जॉइंट कंट्रोल वाले हैं। ये अपनी अपनी बुक्स में इस इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड पे शो करेंगे, और ये IFRS 9। अगर ये होता 40, 40, 20 तो फिर ये जॉइंट कंट्रोल यानी जॉइंट वेंचर समझते हुए इक्विटी मेथड लगा रहे होते, और वो एसोसिएट समझता हुआ जॉइंट वो लगा रहा होता इक्विटी मेथड। ये इस जॉइंट वेंचर पे इक्विटी मेथड लगा रहे हैं। अगर इसके पास 10 की बजाय 20% होता, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता, तो वो भी लगा इक्विटी मेथड रहा होता, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कह के लगा रहा होता। जी 37। अच्छा जी, पास पेपर का एक सवाल करते हैं, और बड़ा सवाल है तो नमाज पढ़ने वाले। चलो जी, CFAP का सवाल करते हैं। और मैंने क्लास में बहुत सारे कंसोलिडेशन का सवाल कराने, कुछ सवाल होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन आपने लिख लिख के करनी है। तो वो जो कुछ सवाल होमवर्क दूंगा वो करके आएंगे तो डिस्कशन का फायदा होगा, नहीं करके आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हम क्लास में सवाल कर रहे हैं दिसंबर 19
बुक में जो पास पेपर्स वाला सेक्शन बनाया हुआ है मैंने, यानी इसी चैप्टर में मेरे ख्याल में 10 सेट्स बनाए हुए, उनके बाद पास पेपर्स हैं। 12.3.31 पेज। दिसंबर 19 तरतीब के हिसाब से क्वेश्चन 27 आ रहा है, RL, TL और YL। पहुंचे? पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
जी पढ़ लें तुम्हें। ठीक है चलो। अच्छा अभी ना इस सवाल में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन शुरू से आदत बनाएंगे तो अच्छी बात है। कहीं कोने खुदरे में ना रफ वर्किंग में आप पहले कंपनीज की आपस में रिश्तेदारियां चेक कर लेना। पी कौन है? आरएल, ये है पी। टीएल क्या है? टीएल है एस। और एक्विजिशन डेट क्या है इसकी? 1 जनवरी 18। वायल क्या है? जेबी है। जॉइंट वेंचर है कि जॉइंट ऑपरेशन है? जी जॉइंट वेंचर है, जॉइंट ऑपरेशन कैसे पता? हैज 60% राइट टू दी नेट एसेट्स ऑफ वायल, यानी इक्विटी में हिस्सा है, तो ये जॉइंट वेंचर है। इस पे हम लोगों ने इक्विटी मेथड लगाना है। तो इस सवाल में तो खैर थी ही 3 कंपनीज, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिश्तेदारियां भी नहीं थी। वरना आगे सवाल आएंगे जिसमें पहले एक छोटा एस होगा फिर वो बड़ा एस हो जाएगा, या कभी बड़ा एस होगा फिर छोटा एस होगा फिर ए बन जाएगा। तो इस तरह के ना रिश्ते बदलेंगे। तो शुरू से आदत रख लेते हैं कि रफ वर्किंग में कहीं कंपनीज आइडेंटिफाई करके, और ये भी बड़ा जरूरी होगा। इस सवाल में इतना मसला नहीं है लेकिन आगे सवाल आएंगे उसमें सब्सिडरी में मजीद इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, पुरानी वाली बेच रहे होंगे, तो उसमें डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहले सवाल से आदत डाल लेते हैं कि हम कंपनीज जो सवाल में है उनके रिश्तेदारियां चेक कर लें आपस में। एसओएफपी का सवाल है, तो एडवाइस ये है कि हम एसओएफपी बना लिया करेंगे, ब्रैकेट पी प्लस एस, ब्रैकेट खुला छोड़ दिया, गुडविल की वर्किंग, अदर रिजर्व्स की वर्किंग, रिटेन अर्निंग की वर्किंग। एनसीआई तो उनकी कंप्लीट होने के बाद होगी। आरएल ग्रुप कंसोलिडेटेड एसओएफपी एज एट दिसंबर 31, 2018 और रुपीज मिलियन नॉन करंट एसेट्स। जी क्या क्या है? पीपीई। अच्छा आरएलपी है और टीएलएस है और एसोसिएट कोई नहीं है। वायल जो है वो जेवी है। जेवी को इक्विटी मेथड पे रखना है, यानी वो एसोसिएट जैसा, तो कंसोलिडेट नहीं करना। तो बस पी प्लस एस 7450 3000। आगे नॉन करंट में कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट इन वाईएल, ये इक्विटी मेथड पे आनी है। और कुछ नॉन करंट एसेट्स में नहीं, तो एक तो गुडविल आ जानी है, और हो सकता है कोई नया एसेट आए तो 2-3 लाइनें खाली छोड़ लेनी चाहिए। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या है? बस करंट एसेट्स हैं, तो करंट एसेट्स जी 650 प्लस 500। कैपिटल। अच्छा सवाल पूरा पढ़ा हो ना तो अंदाजा हो जाएगा कि क्या परचेज कंसिडरेशन में शेयर इशू किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे, तो कैपिटल प्रीमियम सही है, फाइनल है, तो उसको सीधा हम आउटर कॉलम में ही लिख देते हैं। वरना अगर शेयर इशू किए होते तो फिर ये भी देखना पड़ता कि रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। तो सब सही है। कैपिटल कितना? 4000, प्रीमियम 1100। और क्या है? अदर रिजर्व है कोई? नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 2, एनसीआई वर्किंग 3। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है? लोन है, कितना? 1700 प्लस 800। और क्या है? डेफर्ड टैक्स 250 प्लस 120। और हो सकता है कोई नई नॉन करंट आ जाए तो फिर भी 1-2 लाइनें पैटर्न छोड़ देनी चाहिए। करंट लायबिलिटीज जी 950 प्लस ये हो गई एसओएफपी। सारी लाइन आइटम लिखी, ब्रैकेट पी प्लस एस, ब्रैकेट खुले छोड़ दिए। गुडविल की वर्किंग और गुडविल हम निकालते हैं टीएल की, और देखेंगे टीएल की वर्किंग करके कुछ 4-5 लाइनें छोड़ देंगे, क्या पता वायल की गुडविल निकालने का डाटा हो। टीएल रुपीज मिलियन और रिटेन्ड अर्निंग्स, आरएल का कॉलम, टीएल का कॉलम, और क्योंकि इक्विटी मेथड लगाना है तो वायल का कॉलम। आरएल की रिटेन अर्निंग्स 2300, टीएल की 1200, वायल की 380।
चले जी, अब ये मैदान तैयार है, अब हम खेलते हैं सवाल। यहां तक पहुंच जाए। जी चले, एसओएफपी खाली कर ली। एसओएफपी से आते हैं हम नीचे अंग्रेजी पे। पॉइंट नंबर 1, 1 जनवरी 18 पे 80% टीएल के शेयर्स खरीदे किसी एसएल नामी कंपनी से। एसएल हमारी सब्सिडियरी है। एसएल थी कोई, उससे टीएल खरीदा है हमने और हम एसएल को पैसे पे कर रहे हैं। क्या पैसे दिए? एक तो 1300 मिलियन कैश पे किया, फिर इसके अलावा उनको अपनी एक जमीन उनके हवाले की, और इस जमीन की इन्वेस्टमेंट में क्या फिगर लेनी होती है? फेयर वैल्यू। वो कितनी थी? 450। तो एक जमीन उनके हवाले की, और तीसरी चीज क्या की? उनका लोन अपने सर ले लिया। तो ये भी हमने उनको एक तरह की कंसिडरेशन ही दी है। पैसे देने, अच्छा देखिए, ऐसे हो सकता था ना कि हम उनको कहते ये पैसे और रख लो और अपना लोन पे ऑफ कर दो, तो वो भी हम पैसे ही दे रहे होते। तो हम पैसे देने की बजाय उनका लोन अपने सर ले रहे हैं, तो ये भी हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। यानी इन्वेस्टमेंट डेबिट और लायबिलिटी लोन क्रेडिट, हम अपने सर एक नई लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका डेबिट इन्वेस्टमेंट में ही जा रहा है। अब हम लोग चूंकि एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो IFRS 9 किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी? इनिशियल मेजरमेंट, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई है नहीं, तो फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू लोन की कैसे निकाला करते हैं? फ्यूचर कैश फ्लोज की मार्केट इंटरेस्ट रेट पे पीवी, वो आपको सवाल में दी हुई है। वर्किंग 1.1 क्या है फ्यूचर कैश फ्लोज? हमने ये लोन जो अपने जिम्मे ले लिया, 200 मिलियन देना है 31 दिसंबर को, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल बाद, और तब तक 12% हर साल देना है। तो फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी डिस्काउंट किस रेट पे करें? मार्केट इंटरेस्ट रेट जो कि 15% है। तो हमने एक तो कूपन देना है, कितना? 12% ऑफ 200 मिलियन, कितना बना? तो 24 मिलियन हमने हर साल देना है। इस पे लगा लेते हैं एनविटी डिस्काउंटिंग, और 200 मिलियन 5 साल बाद वापस करना है। इस पे लगा लेते हैं सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग। ये आ गई जो हम लायबिलिटी अपने जिम्मे ले रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू।
ये आ गया 180। तो हमने ये 3 तरह की चीजें दी शेयर खरीदने के लिए। बैंक लोन और जमीन का ट्रांसफर करना बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, और ये बात हमारे सवाल से टैली हो रही है। एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट इन टीएल देखें कितनी आ रही है, 1300। तो ऐसा हो सकता था कि सवाल वाला इन तीसरे बुलेट पॉइंट के नीचे वाला पैराग्राफ ना लिखता, ऐसा हो सकता था। ये जो पॉइंट 1 के तीसरे बुलेट पॉइंट के नीचे पैराग्राफ लिखा है, अगर ये ना भी लिखा होता हमें खुद चेक करना पड़ता। एसओएफपी में 1300 मिलियन लिखा नजर आ रहा है, क्या पता चल रहा है? बस सिर्फ 1300 रिकॉर्डेड है। तो इस पॉइंट 1 के लास्ट पैराग्राफ का ना भी लिखा होता फिर भी हम खुद पता चलाते। तो ठीक है, फिर डबल एंट्रीज कर लेते हैं। लैंड का क्या करें? अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है तो मतलब लैंड अभी भी पीपी में आ रही है, तो पीपी से निकाल देते हैं। कितनी अमाउंट? 300। और ये जो 150 का प्रॉफिट एंड डिस्पोजल है, ये पेरेंट की रिटेन अर्निंग में ऐड कर लेते हैं। कितना? 150। लोन की अकाउंटिंग नहीं की। अच्छा, लोन की अकाउंटिंग नहीं की, लेकिन साल गुजर गया है तो इस पे इंटरेस्ट एक दफा तो कूपन दे ही दिया होगा। उसका क्या किया है? वो एक्सपेंस बनाया है। यानी पेरेंट ने लोन को तो रिकॉर्ड नहीं किया, वो हम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में 180 ऐड हो गया और लोन में ले आते हैं। कितना? 180। इन्वेस्टमेंट में ले आए, लोन में ले आए, लेकिन इंटरेस्ट की अकाउंटिंग तो की हुई है। लेकिन क्या अकाउंटिंग की हुई है? जो इंटरेस्ट पे हुआ उसको सीधा सीधा एक्सपेंस बना दिया। सही अकाउंटिंग होनी क्या चाहिए थी? IFRS 9 फाइनेंशियल लायबिलिटी की बाय डिफॉल्ट क्लास क्या होती है? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट, इंटरेस्ट कौन सा? इफेक्टिव रेट वाला। चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यही 15% ही होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो यानी कूपन 24। ये सही अकाउंटिंग है। हुआ क्या है इस वक्त? लोन रिकॉर्डेड नहीं था और इंटरेस्ट एक्सपेंस 24 को बनाया हुआ। तो क्या करें? एक तो इंटरेस्ट 3 से बढ़ा दें और दूसरा लोन 180 की बजाय तो +3 और यहां इंटरेस्ट। ये पॉइंट 1 की अकाउंटिंग होगी। जी पॉइंट 1 डन। चल पॉइंट 2, एक्विजिशन डेट पे एस की रिटेन अर्निंग 750 थी। अच्छी बात है, 750 वहां लिख लेंगे अभी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक बिल्डिंग की है और उसके अंदर लैंड कंपोनेंट भी है, तो लैंड और बिल्डिंग की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अलग अलग कर लेते हैं। फिर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई और कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गई और बस। तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, प्रोपोर्शनेट पे है? लास्ट पॉइंट प्रोपोर्शनेट लिखा तो है। फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। वो इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम यहां फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल लेते हैं तो वो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बन जाता है। एनसीआई इनका प्रोपोर्शनेट शेयर है, तो इसलिए एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर वाला है। वैल्यू ऑफ एनसीआई
कितने परसेंट शेयर लिए हमने? तो इस टोटल पे यहां 20 लगा लेंगे। टीएल का कैपिटल 800, प्रीमियम 225, उस वक्त रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 750। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड की 7, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बिल्डिंग की 180, यहां ऐड और पीपी में ऐड प्लस 250, और इसकी लाइफ भी दी हुई है। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पहला ही साल है इसलिए 1 साल की, $180 डिवाइडेड बाय 7.5 जी 24, यहां से लेस और पीपीई से लेस। पॉइंट 2 का दूसरा बुलेट पॉइंट डन। तीसरा बुलेट पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी 60 मिलियन फेयर वैल्यू है। 60 मिलियन नहीं, सिर्फ टीएल ने अपनी बुक्स में नोट्स में एक 60 मिलियन अंग्रेजी में जिक्र किया हुआ है। 60 मिलियन कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज्ड है, ये फेयर वैल्यू नहीं है, बस कहा हुआ 60 मिलियन की एक लायबिलिटी डिस्क्लोज्ड है। एक्विजिशन डेट पे एक्सपर्ट के मुताबिक बेस्ट अंदाजा क्या था? अब ये वर्ड नहीं लिखा, ये फेयर वैल्यू है, लेकिन जिस तरह का सेंटेंस है कि एक्विजिशन डेट पे पेरेंट का लीगल एडवाइजर कह रहा था कि 40 मिलियन है, तो ये क्या बता रहा है? फेयर वैल्यू, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू। उसके बाद अभी तक ये एस की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये सबसे पहला वाला सादा सा केस हो गया कि एस ने बाद में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या करें? एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू को लायबिलिटीज में शामिल कर लें और यहां गुडविल की वर्किंग में लेस कर लें। कब सेटल होनी है? 3-4 साल बाद, तो बस करंट है फिर। पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3, गुड्स का यूआरपी आ गया। आरएल ने यानी पी ने एस को भी बेची है और एस ने पी को भी बेची है, तो डबल यूआरपी हो गया। जो पी ने एस को बेची है, मतलब आरएल ने टीएल को, स्टॉक में पड़े हुए हैं 100 मिलियन, यूआरपी कितना? 15। तो चूंकि पी सेलर है तो 15 को यहां से लेस और करंट एसेट से लेस। 100 पे 15% तो ब्रैकेट में लगाने की दिखाने की जरूरत नहीं है, चलें दिखाते चलें। 100 पे 15%, और एस जो सेलर है स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 150, तो 150 पे 25% कितना? 37.5 यहां से लेस और यहां से लेस। पॉइंट नंबर 3 डन। यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? खैर ये सीफएफ के आसान सवालों में से। पॉइंट नंबर 4 इसमें ना टैक्स मुश्किल था, मतलब मुश्किल नहीं था, ये पहली दफा इसमें डेफर्ड टैक्स मिक्स हुआ था।
उससे पहले डेफर्ड टैक्स का एक सवाल आया हुआ है, लेकिन वो बहुत अजीब सवाल था। वो इतना अजीब था कि उसमें पता नहीं एग्जामिनर को भी नहीं समझ उसने करना क्या चाहे। उसके सोल्यूशन में भी बड़े अजीब अजीब मसले थे। उसके अलावा ये पहली दफा डेफर्ड टैक्स मिक्स हुआ था, तो शायद ये मुश्किल थी। अदरवाइज ये सीफेब के आसान सवालों में से मैं गिनता हूं उनको, इसलिए तो सबसे पहला करा रहा हूं ये। जी पॉइंट 4 जेवी। तो जेवी का क्या करना है हमने? इक्विटी मेथड लगाना है और इसके प्रॉफिट्स पे शेयर इस कॉलम में आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। तो चलो ठीक है, कर लेंगे बाद में, पहले सब्सिडरी की चीजें चेक कर लें जरा। पॉइंट नंबर 5 टैक्स आ गया। टैक्स, ये जो मास्टर क्वेश्चन में मैंने आपको बेशक कहा था कि IAS 12 के बाद समझाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा था आस्ता आस्ता करके मैंने बता तो सारी दिया था। गुडविल की वर्किंग वाला भी बता दिया था, रिटेन अर्निंग में चलाना था वो भी समझा दिया था, जो इनकम स्टेटमेंट में किया था मैंने वो भी समझा दिया था, बल्कि वर्किंग करके दिखाया था। तो नाना करते भी समझा तो मैंने दिया ही था। तो पॉइंट नंबर 5, चूंकि टैक्स रेट्स दिए हुए हैं तो इसलिए दिए हुए ताकि कंसोलिडेशन वाला भी हम डेफर्ड टैक्स एडजस्ट करें। डेफर्ड टैक्स इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी अपना अपना करंट टैक्स कैलकुलेट करके दे चुके होंगे रिटर्न के अंदर। इन एडजस्टमेंट्स करने से कैरिंग अमाउंट्स चेंज हो रहे हैं, टैक्सेबल डिफरेंस कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो डेफर्ड टैक्स एडजस्ट होगा। तो जो करंट टैक्स सबने अपना अपना करना था वो कर चुके होंगे। कंसोलिडेशन में अगर टैक्स की एडिशनल एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड होती हैं। तो हमें पॉइंट नंबर 5 में टैक्स रेट्स गिवन होने से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें आईकेएफ के सॉल्यूशन से एक इख्तिलाफ है मुझे, वो आपको मैं समझा तो IAS 12 में सकूंगा, मतलब IAS 12 में समझ आएगा। वो एक्सेप्शन होती है IAS 12 में जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक एक्सेप्शन होती है, डिफरेंस होता है लेकिन उस पर डेफर्ड टैक्स नहीं बनाया जाता। वो जब IAS 12 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो इस सवाल में जो लोन था वो एक्सेप्शन पे फॉल कर रहा था। तो ये मेरा इख्तिलाफ है IAS के सॉल्यूशन से। बाकी सब सिर्फ फॉर्मेट का फर्क है, लेकिन इस पॉइंट पे इख्तिलाफ है। जिस सवाल में इतराज होगा ना मैं आपको बताया करूंगा कि मेरा IAS से क्या इख्तिलाफ है। तो उसमें इन्होंने इस लोन के ऊपर भी डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था, जबकि ये मेरे इल्म के मुताबिक ये एक्सेप्शन में फॉल करता है। जब IAS 12 पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि एक्सेप्शन किसको कह रहा हूं मैं। तो अब हम, अच्छा और क्या रह गया? पॉइंट नंबर 6, बस ठीक है, खत्म हो गया। सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, अब हमने डेफर्ड टैक्स एडजस्ट करना है। ये मैं बता दूं, मास्टर क्वेश्चन कराते हुए मैंने डेफर्ड टैक्स समहाउ बता दिया था, चलो दोबारा बता रहा हूं। गुडविल की वर्किंग में हमने जो जो एडजस्टमेंट डाली होगी, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम एस के एसेट्स लायबिलिटीज की फिगर बदल रहे हैं। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट चेंज कर रहे हैं ना। तो जब ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडजस्टमेंट डाल के कैरिंग अमाउंट चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है टैक्सेबल डिडक्टेबल डिफरेंस भी चेंज होगा, तो डेफर्ड टैक्स भी चेंज होगा। तो हम कर क्या रहे हैं? लैंड की कैरिंग अमाउंट बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग की बढ़ा रहे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी की बढ़ा रहे हैं। और सवाल में मेंशन्ड है कि लैंड के ऊपर टैक्स नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये दो चीजें हम लोग खुद कैरिंग अमाउंट चेंज कर रहे हैं। तो एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ाएंगे, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ाएंगे तो टैक्सेबल डिफरेंस बढ़ेगा, DTL और बनेगा। लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट बढ़ाएंगे तो डिडक्टेबल डिफरेंस बढ़ेगा, DTL कम होगा। तो हम नेट 140 के ऊपर DTL बढ़ा देंगे। किसका DTL? एस का कि पी का? एस का। ये किसके एसेट्स लायबिलिटीज हैं? एस के हैं। एस के एसेट्स की कैरिंग अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो DTL एस का बढ़ रहा है। टैक्स रेट किसका लगेगा? एस का। तो एस का टैक्स रेट कितना है? 30%। ये 140 ये है 30% जी। अच्छा, हम DTL लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो नेट एसेट्स में से माइनस लायबिलिटी बढ़ेगी, ये लायबिलिटी बढ़ेगी। देखें, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड पे टैक्स नहीं है, इसका तो लैंड का टैक्स इफेक्ट नहीं है। तो जब लैंड का टैक्स इफेक्ट नहीं है तो उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर ही होती है। जिन चीजों का टैक्स इफेक्ट ही नहीं होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है। IAS 12 में पढ़ेंगे कि ऐसे एसेट्स जिनसे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स नॉट टैक्सेबल, तो उनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है। तो इसका मतलब डेफर्ड टैक्स होता ही नहीं, तो इसलिए इस पे डेफर्ड टैक्स नहीं दिया। 42 यहां से लेस और हमने लायबिलिटी बढ़ा दी, नेट एसेट्स बन गए 1943। गुडविल नहीं 1943 3 8 375.6 पॉजिटिव। ये आ गई गुडविल। $375.6 ठीक।
गुडविल डन। हमने चूंकि रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट्स किए, ये तो एक्विजिशन डेट तक की एडजस्टमेंट्स हैं, यानी ये तो हमने एक्विजिशन डेट तक की कैरिंग अमाउंट चेंज की हैं, तो डेफर्ड टैक्स पे इफेक्ट आया। एक्विजिशन के बाद भी किए, इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट चेंज कर दिया, लोन की कैरिंग अमाउंट चेंज कर दी है, पीपी की कैरिंग अमाउंट चेंज कर दी है, तो इन पे भी टैक्स इफेक्ट आएगा। चाहे आप ऐसे समझ लें या आप ऐसे समझ लें कि अगर हम प्रॉफिट्स को कम ज्यादा कर रहे हैं तो टैक्स भी कम ज्यादा होगा। अब वो प्लस होगा या माइनस होगा वो इनके साइन पे डिपेंड करता है। पी देखते हैं पहले। 150 हमने यहां पर ऐड किया है, लेकिन ये लैंड का गेन है तो इस पे टैक्स नहीं आएगा। 3 हमने मजीद एक्सपेंस बनाया है, इसका जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको जो कह रहा था लोन एक्सेप्शन है, तो ये जो लोन की हमने फेयर वैल्यू निकाली है ये एक्सेप्शन है। टैक्स वाले 24 के ऊपर डिडक्शन अलाउ करेंगे, बस ऊपर वाली अमाउंट पे हमने डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना, ये एक्सेप्शन में जाके समझ आएगा IAS 12। बस अभी कह रहा हूं नहीं बनाना। तो 24 को हम एक्सपेंस बना चुके, करंट टैक्स में वो कंसीडर हो चुका, डेफर्ड टैक्स उसके ऊपर नहीं डालना। तो लोन के ऊपर यानी इस इंटरेस्ट एक्सपेंस पे डेफर्ड टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। और आगे चलते हैं 15। ये हम 15 का यहां से प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो टैक्स भी कम होगा। क्या टैक्स रेट लगाओ? हाँ जी 30 लगेगा। क्यों? आपको प्रॉफिट कम हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी पूरी पिक्चर दिखाता हूं। यहां से लेस और इन्वेंट्री से लेस। इन्वेंट्री किसकी? इन्वेंट्री पी की या एस की? एस की इन्वेंट्री। और हम लोग ये जो टैक्स यहां एडजस्ट कर रहे हैं, ये करंट टैक्स एडजस्ट कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स कर रहे हैं? डेफर्ड टैक्स। तो हम यहां से माइनस कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी पिक्चर ये है कि इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट माइनस कर रहे हैं। किसकी इन्वेंट्री? एस की। टैक्सेबल डिफरेंस एस का कम कर रहे हैं, डेफर्ड लायबिलिटी एस की कम होगी, तो इसलिए टैक्स रेट 30 लगेगा। लेकिन मजे की बात, इसको मैं किसके कॉलम में लिखूंगा? पी के, क्योंकि प्रॉफिट पी के एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर शो होगा। क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है तो टैक्स कम होगा। टैक्स कम होने का मतलब है रिटेन अर्निंग में पॉजिटिव। जी एस में हम क्या कर रहे हैं? एस पे एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? एस के पीपीई की कैरिंग अमाउंट कम हो रही है, एस के पीपीई की, तो टैक्स भी कम होगा। 24 पे क्या रेट लगाऊं? ये क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री का यूआरपी। इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कम कर रहे हैं। किसकी इन्वेंट्री? पी की। लेकिन करेंगे इसके कॉलम में, क्योंकि प्रॉफिट इधर आएगा। तो ये क्या बना? $9.4 कर लेते हैं। चले, ये दोनों मिला के ना 16 पॉइंट, चलो 6। टैक्स कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? टैक्स बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? टैक्स कम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट्स बढ़ा लिए और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम। 4.5 एक है, 16.6 एक है, 21.1 4.5 और 16.6। अच्छा, सब्सिडरी वाली चीजें हो गई सारी की सारी पूरी। एंड पे वो एनसीआई निकालनी है, सब्सिडरी की चीजें सारी पूरी हो गई। अब ये कॉलम जो खाली नजर आ रहा है इस पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट इन जेवी, वर्किंग 4, इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की है इसमें? अब मैं इक्विटी मेथड पे आ गया हूं, 900। और जब इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त वायल की रिटेन अर्निंग कितनी थी? क्यों? क्योंकि नया बनाया था हमने,
तो ये प्री जीरो, तो 380 60%, यहां ऐड और यहां ऐड शेयर इन YL कितना 2 यहां ऐड और यहां ऐड, और S हम्म 80%, जी 3 2 4, हम्म 29 0.9. और लास्ट चीज NCI वैल्यू एट एक्विजिशन, ये 388.6, रिटेन अर्निंग में 405 का, हम्म 4 ब्रैकेट्स बंद कर दें और तसल्ली करा दें कि SOFP टैली है। चेक कर लें SOFP टैली है कि नहीं। जी किसी से नहीं चेक की चलिए, चलो जी शुक्र है। अच्छा अब ये देखें, ये CFAP के ना आसान सवालों में से है और मुझे 1 घंटा लगा बोर्ड पे सॉल्व करने में, तो आइंदा सालों में अंदाजा लगा लें, टाइम लगा करेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।